बच्चों, जर्नल के नियम हम पढ़ रहे हैं। जर्नल के नियम, खाता कहते किसे हैं? खातों के हमने 3 प्रकार पढ़े, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। खातों की पहचान करना सीखा और 3 खातों के 3 नियम। उन नियमों के आधार पर हम कोई भी जर्नल प्रविष्टि पुस्तकों में लिखते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम आपको सभी को याद हो गया होगा, रोजाना अपन इसको रिपीट करते हैं कि यदि खाता व्यक्तिगत है तो पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट किया जाता है। पाने वाले व्यक्ति को हमेशा डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। वास्तविक खाता माल और संपत्ति व्यापार में आती है तो उसे डेबिट, और माल और संपत्ति व्यापार से जा रही है तो उसे क्रेडिट। ठीक है, माल और संपत्ति अगर व्यापार में आ रही है तो हम डेबिट करेंगे, और माल और संपत्ति व्यापार से जा रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अवास्तविक खाते का नियम हमने पढ़ा था कि सभी हानि और खर्चे डेबिट किए जाते हैं और लाभ और आय क्रेडिट किए जाते हैं। इन नियमों के आधार पर हम किसी भी लेन देन को पुस्तकों में लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी लेन देन जब पुस्तकों में लिखा जाता है तो एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा खाता क्रेडिट होगा। जितनी रकम डेबिट में आएगी उतनी रकम आपके क्रेडिट में। हो सकता है किसी लेन देन में 2 खाते डेबिट हो जाए और एक खाता ही क्रेडिट है, लेकिन जितनी रकम डेबिट में होगी, अगर डेबिट में 40,000 रुपए की रकम आई है तो क्रेडिट में भी 40,000 रुपए आएंगे। कुछ छोटे छोटे उदाहरण और ले रहे हैं। जैसे किराया 5,000 रुपए नकद चुकाया, किराया 5,000 रुपए नकद चुकाया, किराए को अंग्रेजी में रेंट, और नकद को कैश। 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, 2 खातों के नाम, किराया रेंट और नकद के लिए कैश। ये 2 खाते हमने ढूंढ लिए, और जब 2 खाते हमने ढूंढ लिए, इन खातों को हम ये देखेंगे कि ये व्यक्तिगत खाते में आएंगे कि वास्तविक खाते में आएंगे कि अवास्तविक खाते में आएंगे। कैश नकद है, कैश संपत्ति है, और वास्तविक खाते में कौन सा खाता हो गया? वास्तविक। किराया खर्चा है, और खर्चा है किस खाते की श्रेणी में आएगा? अवास्तविक खाते की श्रेणी में आएगा, तो हम इसको अवास्तविक खाते में। कौन सा खाता है? अवास्तविक।
किराया नकद चुकाया गया, रेंट खर्चा है, वास्तविक खाते की श्रेणी में, और इसका नियम, हानि और खर्चे डेबिट किए जाते हैं तो लाभ और आय क्रेडिट। तो किराया यहाँ खर्चा है, हम देख रहे हैं किराया चुकाया, खर्चा हुआ है हमारा, और खर्चे को डेबिट करते हैं रेंट में, रेंट अकाउंट शॉर्ट में लिख दिया A/सिग्नल ऑफ अकाउंट, और डेबिट को भी शॉर्ट में लिख देते हैं DR, रेंट अकाउंट दिया। कैश वास्तविक खाते में आ रहा है, नियम कह रहा है कि माल और संपत्ति व्यापार में आते हैं तो डेबिट, और माल और संपत्ति व्यापार से जाते हैं तो क्रेडिट। तो कैश जा रहा है यहां से, टू लिखने का मतलब ही क्रेडिट हो जाता है, एंट्री हमारी हो गई रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। रेंट DR के सामने भी आप 5000 लिखेंगे और कैश के सामने भी आप 5000। रेंट DR टू कैश, रेंट DR 5000 और टू कैश भी 5000 रुपए। तो इस तरह आपके ये एंट्री रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट आपके बने। और देखिए ₹5000 का माल रोहित से खरीदा, ₹5000 का माल रोहित से खरीदा, ₹5000 का माल हम कह रहे हैं रोहित से खरीदा। खाते ढूंढने हैं सबसे, खरीदा, खरीदने को परचेज क्रय करना, खरीदने के लिए अंग्रेजी शब्द जो आता है परचेज, और दूसरा रोहित का खाता। दो खाते हमने ढूंढ लिए, परचेज और रोहित। परचेज की अगर मैं बात करूं, माल से संबंधित खाता है और किस खाते की श्रेणी में आएगा, वास्तविक खाते की श्रेणी में, परचेज। रोहित देने वाला है, क्रेडिट करेंगे, व्यक्तिगत खाता है, माल खरीदा, परचेज वास्तविक खाते में, और माल अगर हमने खरीदा है तो माल हमारे पास आ रहा है। इस खाते का नियम ये कहता है कि माल और संपत्ति व्यापार में आती हैं तो उसे डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे DR। रोहित से खरीदा है हमने माल, रोहित व्यक्तिगत खाता है, पाने वाले व्यक्ति को हम डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। रोहित से माल खरीदा, मैं आपसे पूछूं रोहित से माल खरीदा, तो यहाँ रोहित पाने वाला दिख रहा है कि आपको देने वाला दिख रहा है? तो आप जवाब देंगे कि रोहित देने वाला है यहाँ पर, और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। इस नियम के अंतर्गत परचेज अकाउंट DR टू रोहित से, रोहित का खाता, तो परचेज DR के सामने भी 5000 लिखेंगे और रोहित के सामने क्रेडिट में 5000 लिखेंगे।
और देखिए उदाहरण, लालाराम से 10,000 रुपए का फर्नीचर नकद खरीदा। लालाराम से 10,000 रुपए का फर्नीचर नकद खरीदा। इसमें आप देखिए, जब भी हम कोई लेन देन नकद का करते हैं तो उसमें व्यक्ति का नाम नहीं। यहां पर मेरे को लालाराम भी दिखाई दे रहा है, फर्नीचर भी दिखाई दे रहा है, नकद के लिए आप कहोगे कैश, और खरीदने को हम परचेज कहते हैं। यहाँ लालाराम से फर्नीचर नकद खरीद रहा है, जो कोई संपत्ति हमने नकद खरीदी है, उधार के लेन देन में व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज है, जब नकद का लेन देन है तो उसमें व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, इसलिए हमने किसको हटा दिया इसमें से, लालाराम। इसका मतलब फर्नीचर नकद खरीदा। माल खरीदते हैं या बेचते हैं, जब हम परचेज और सेल्स का प्रयोग करते हैं, यहाँ संपत्ति हम खरीद रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं तो संपत्ति का नाम है। माल खरीदते हैं तो परचेज, माल बेचते हैं तो सेल्स। यहाँ संपत्ति खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर परचेज का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश। फर्नीचर नकद खरीदा, फर्नीचर नकद खरीदा। ऐसी स्थिति में फर्नीचर की संपत्ति है, वास्तविक खाते की श्रेणी में कैश वास्तविक खाता है, फर्नीचर और कैश दो खाते। दोनों वास्तविक खाते हमारे। नियम, संपत्ति व्यापार में आती है तो डेबिट करेंगे, और संपत्ति व्यापार से जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्नीचर खरीदा होगा तो फर्नीचर व्यापार में आया होगा या गया होगा? तो खरीदा होगा तो हमारे पास फर्नीचर आया होगा, और आने वाली संपत्ति को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो एंट्री में फर्नीचर अकाउंट दिया, डेबिट। खरीदने में अपने पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर तो हमारे पास आया होगा, और हमने दिया क्या होगा उसको बदले में, रुपए दिए होंगे, कैश दिया होगा, और कैश जा रहा है। संपत्ति जाती है तो क्रेडिट करते हैं। टू लिखने का मतलब, यहाँ पर टू लिखने का मतलब क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति जब पढ़ेगा इसका मतलब कैश को क्रेडिट पढ़ेगा। तो फर्नीचर अकाउंट दिया है टू कैश, फर्नीचर डीआर के सामने भी मैं 10,000 लिखूंगा, और कैश के सामने भी 10,000। तो फर्नीचर डीआर, फर्नीचर आ रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है खरीदने में। आप कहेंगे लालाराम को क्यों बताया, ये नकद का लेन देन है। व्यक्ति से जब उधार का लेन देन होता है तो उसमें व्यक्ति का नाम लिखते हैं।
खरीदा है, संपत्ति खरीदी है, तो हम परचेज और सेल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। संपत्ति खरीदने या बेचने में उस संपत्ति का नाम आएगा। तो ये एंट्री आपके फर्नीचर अकाउंट ईआर 2 कैसे और देखो उदाहरण 5,000 रुपए का माल मुफ्त नमूने में बांट दिया। 5,000 रुपए का माल मुफ्त नमूने में वितरित कर दिया। क्या लिखा है हमने कि 5,000 रुपए का माल हमने मुफ्त नमूने में बांट दिया या वितरित कर दिया। दो खाते में अब हमने 5,000 रुपए का माल मुफ्त नमूने में बांटा हुआ। जब हमने पहले कोई माल खरीदा हुआ उसी में से तो मुफ्त नमूने में बांटेंगे। जब हमारे पास माल होगा तभी तो हम किसी को माल देंगे। मुफ्त नमूने में देना फ्री सैंपल, माल खरीदे हुए माल में से परचेज। 5,000 रुपए का माल मुफ्त नमूने में बांट दिया। माल मुफ्त नमूने में बांटना एक तरह से हानि है और हानि और खर्चे वास्तविक खाते की श्रेणी में आते हैं, इसलिए फ्री सैंपल को हम डेबिट करें। और खरीदने में हमारे पास से माल गया होगा, वास्तविक खाता है, माल गया, खरीदा हुआ माल हमारे पास से गया, परचेज को क्रेडिट करेंगे क्योंकि माल और संपत्ति व्यापार में आती है तो डेबिट और माल और संपत्ति व्यापार से जाती है तो क्रेडिट। फ्री सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेज। फ्री सैंपल डीआर 5,000 और टू परचेज 5,000 रुपए का माल मुफ्त नमूने में बांट दिया, मुफ्त नमूने में वितरित कर दिया। खरीदा हुआ माल हमारे पास से जा रहा है तो नुकसान है। खरीदा हुआ माल जा रहा है, माल जाएगा क्रेडिट, तो माल मुफ्त नमूने में बांटना एक तरह से नुकसान है, डेबिट करेंगे। हमारी एंट्री बनेगी फ्री सैंपल अकाउंट या परचेज। मैनेजर को 20,000 रुपए वेतन चुकाया। मैनेजर को कितने रुपए वेतन चुकाया? 20,000। मैनेजर को 20,000 रुपए वेतन चुकाया। वेतन चुका रहे हैं, वेतन नकद भुगतान कर रहे हैं और
और जब नकद का लेन देन है तो उसमें व्यक्ति का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैनेजर को वेतन चुकाया, मैनेजर का नाम नहीं आएगा। तो इसका मतलब 20,000 रुपये वेतन चुकाने की एंट्री आपको बनानी है। वेतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 10,000 रखना पड़ेगा सैलरी। और चुकाने में क्या गया हो हमारे पास से? कैश, नकद। सैलरी 3 खाते, वेतन चुकाया खर्चा है, और खर्चा है तो इसको डेबिट करेंगे क्या? तो पहली चीज इसमें खर्चा है, किस खाते की श्रेणी में आएगा? ये अवास्तविक खाते। कैश संपत्ति है, वास्तविक खाते। वेतन चुकाया और वेतन चुकाया वास्तविक खाता है, हानि और खर्चे डेबिट किए जाते हैं। चुकाने में कैश गया है हमारे पास, ये खर्चा है, खर्चे डेबिट किए जाते हैं। तो एंट्री में हम सैलरी अकाउंट DR डेबिट। चुकाने में हमारे पास से क्या गया? कैश गया, तो कैश। इस खाते को खर्चे की वजह से डेबिट कर रहे हैं। संपत्ति जा रही है, माल और संपत्ति व्यापार से अगर जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए इस खाते को हमने क्या किया है? क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। वेतन चुकाया, वेतन के लिए अंग्रेजी में सैलरी, और चुकाने के लिए कैश। वेतन चुकाया, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। आगे देखते हैं। मैं आपको कहूं 10,000 रुपये किराया तथा 5,000 रुपये मजदूरी चुकाई। 10,000 रुपये तो किराया चुकाया गया, और 5,000 रुपये मजदूरी चुकाई। किराया चुकाने में भी कैश गया होगा, और मजदूरी चुकाने में भी हमारे पास से कैश गया होगा। किराए के लिए अंग्रेजी में रेंट शब्द, मजदूरी के लिए वेजेज। चुकाने में गया क्या हमारे पास से? कैश। दोनों ही खाते अवास्तविक खाते की श्रेणी में, इस खाते की श्रेणी में है अवास्तविक। किराया चुकाना भी खर्चा है, और मजदूरी चुकाना भी खर्चा है। हानि और खर्चे क्या किए जाते हैं? डेबिट। तो किराया चुकाया तो रेंट को भी डेबिट करेंगे, मजदूरी चुकाई
वेजेज को भी डेबिट करें, और चुकाने में हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। रेंट के सामने कितना किराया डेबिट में 10,000, मजदूरी वेजेज कितनी है 5,000, और चुकाने में हमारे पास से कितने रुपए गए होंगे 15,000 रुपए गए। हम दो एंट्री में बना सकते हैं, किराया चुकाया, रेंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट, मजदूरी चुकाई, वेजेज अकाउंट या टू कैश। इसकी जगह हम दोनों खातों को डेबिट करते हैं, खर्चों को, रेंट या वेजेज अकाउंट या टू कैश, इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको। तो रेंट दिया 10,000, वेजेज दिया 5,000, और टू कैश कितना जा रहा है हमारे पास से 15,000 रुपए कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट करना है। कुछ और हम बात कर रहे हैं, कुछ बैंक संबंधी लेन देन, बैंक संबंधी लेन देन, बैंक संबंधी लेन देन। इसमें मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं, ग्राहक से चेक प्राप्त होने पर, ग्राहक से चेक प्राप्त होने पर, जब भी किसी व्यक्ति से भुगतान में चेक प्राप्त होता है, जब भी किसी व्यक्ति से भुगतान में क्या मिल रहा है आपको, चेक प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे नकद प्राप्ति माना जाता है। क्या माना जाता है, नकद प्राप्ति माना जाता है। मैं कहूं आपसे कि सुरेश से 10,000 रुपए का एक चेक प्राप्त हुआ, सुरेश एक ग्राहक है और उससे आपको कितने रुपए का चेक मिला है, 10,000 रुपए का एक चेक प्राप्त हुआ है। आप उसको सुरेश से चेक प्राप्त को नहीं माने, सुरेश से 10,000 रुपए नकद प्राप्त हुए, उसकी एंट्री आपको बनानी है। जब भी किसी व्यक्ति से हमको बदले में क्या मिल रहा है, चेक प्राप्त हो रहा है, तो उस चेक को क्या माना जाएगा, नकद प्राप्ति माना जाएगा, नकद का लेन देन माना जाएगा। जैसे रोहित से 4,000 रुपए का चेक प्राप्त किया, रोहित से कितने रुपए का चेक प्राप्त किया, 4,000 रुपए का चेक प्राप्त किया। चेक खाली चेक प्राप्त हो रहा है, उसको क्या मानेंगे हम, आप इसको इस तरह पढ़ेंगे कि रोहित से हमको 4,000 रुपए नकद प्राप्त हुए, रोहित से कितने रुपए नकद प्राप्त हुए, 4,000 रुपए नकद प्राप्त हुए, उसकी एंट्री आपको बनानी है एक तरह से कैश।
व्यक्तिगत खाता है रोहित। नियम क्या है? आप तो हम बोलेंगे कि आने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। अब मैं आपसे पूछूं रोहित से रुक चेक प्राप्त हो रहा है तो रोहित यहाँ पाने वाला दिख रहा है कि देने वाला? रोहित से देने वाला है, इसका मतलब रोहित के खाते को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंट्री में रोहित का खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा। चेक प्राप्त हुआ, चेक को नकद प्राप्ति माना जाएगा। कैश आता है तो डेबिट और कैश जाएगा तो क्रेडिट। तो यहाँ चेक प्राप्त हो रहा है, वास्तविक खाता है, कैश आ रहा है हमारे पास एक तरह से, और कैश अकाउंट डीआर टू रोहित। तो कैश डीआर के सामने भी आप 4000 लिखेंगे और रोहित के सामने भी 4000 लिखेंगे। कैश डीआर टू रोहित, रोहित से चेक प्राप्त हुआ। और उदाहरण देखिए, मैं आपको कह दूं किशन से 10,000 रुपए का चेक प्राप्त किया, केवल नाम चेंज करो। किशन से 10,000 रुपए का चेक प्राप्त किया। अब किशन से 10,000 रुपए का चेक प्राप्त किया, मतलब किशन से 10,000 रुपए नकद प्राप्त हुए, उसकी एंट्री आपको बनानी। किशन से चेक प्राप्त हुआ, किशन देने वाला है क्या? तो देने वाला है। जैसे यहाँ रोहित से चेक प्राप्त हुआ था, रोहित को क्रेडिट किया था, तो रोहित की जगह किसका नाम आ जाएगा? किशन। चेक प्राप्त होना नकद प्राप्ति मानी जाती है। खाली चेक प्राप्त होता है तो ये माना जाता है किसी भी व्यक्ति से, ग्राहक से, देनदार से केवल चेक प्राप्त होता है तो उसे क्या मानते हैं? हम नकद का लेन देन मानते हैं, नकद प्राप्ति मानते हैं। आप भूल जाइए कि चेक प्राप्त हुआ है, आप ये मानिए रोहित से 4000 रुपए नकद प्राप्त, उसके एंट्री हमको बनाना। तो कैश अकाउंट दिया और रोहित को देने वाला है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डीआर टू रोहित। दूसरी परिस्थिति, ग्राहक से प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में जमा कराने का। ग्राहक से प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में जमा कराना। ग्राहक से कोई चेक मिला है, खाली चेक मिला जब हम कह रहे थे उसको नकद प्राप्ति मानते, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी ग्राहक से चेक मिला और उस चेक को हमने उसी दिन हम पहुंचा दिया, बैंक में पहुंचा दिया। अब वो चेक नकद नहीं रहा, उस चेक को पाने वाली संस्था बैंक हो गई। खाली एक तो ग्राहक से चेक प्राप्त होता है तो उसको नकद प्राप्ति मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ ग्राहक से प्राप्त चेक को उसी दिन हमने कहाँ पहुंचा दिया? बैंक में। इसका मतलब उस चेक को पाने वाली संस्था कौन हो गई? बैंक हो गई। मानो सुरेश से कोई चेक प्राप्त हुआ था, सुरेश से 10,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और उस चेक को उसी दिन हमने बैंक में जमा करा दिया।
बैंक संस्था है, व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आती है। अब बैंक पाने वाली है यहाँ पर, और पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं क्या, तो बैंक अकाउंट दिया, सुरेश से प्राप्त हुआ, सुरेश को क्रेडिट करेंगे क्या, सुरेश से 10,000 का चेक प्राप्त हुआ था, तो बैंक दिया, और सुरेश को देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट दिया टू सुरेश है। तो दूसरा पॉइंट कि ग्राहक से कोई चेक प्राप्त हो और उस चेक को हम उसी दिन पहुंचा दें, बैंक में पहुंचा दें, तो पाने वाली संस्था बैंक हो जाती है। इसलिए हम कैश के स्थान पर बैंक खाते को डेबिट करेंगे। देने वाले व्यक्ति को हमेशा हम क्रेडिट करते ही हैं। हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट दिया टू सुरेश। मैं आपको कहूं कि हरीश से प्राप्त 4,000 रुपए के चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। हरीश से कितने रुपए का चेक मिला था, 4,000 का। हरीश नहीं होता है तो हम उसको कैश मानते हैं, लेकिन हरीश से प्राप्त चेक को उसी दिन जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। अब उस चेक को पाने वाली संस्था कौन हो गई है, बैंक हो गई। उस चेक को पाने वाली संस्था अगर बैंक है तो बैंक दिया। हरीश से चेक प्राप्त हुआ था, उस चेक को बैंक में पहुंचाया था हमने, तो हरीश यहाँ देने वाला व्यक्ति है क्या, तो हरीश को क्रेडिट किया जाएगा। दो अलग अलग किस्म के, दोनों बैंक संबंधी लेन देन, दोनों में चेक की बात कर रहे हैं हम। पहले पॉइंट में मैंने बात की केवल किसी व्यक्ति से केवल चेक प्राप्त हुआ है, बैंक में नहीं दे रहे उसको चेक, केवल चेक प्राप्त होता है तो उसे क्या माना जाता है, नकद माना जाता है। आपको कहा जाए कि सीताराम से 2,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ, सीताराम से 2,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ, इसका मतलब आप सीताराम से 2,000 रुपए नकद प्राप्त किए, उसकी एंट्री आपको बनानी है एक तरह से। चेक भूल जाइए, आप खाली चेक प्राप्त होता है, आप उसको नकद प्राप्ति मान लीजिए। तो कैश अकाउंट दिया, सीताराम व्यक्ति है और वो पाने वाला दिख रहा है कि आपको देने वाला व्यक्ति दिख रहा है, आप कहेंगे कि सीताराम से चेक प्राप्त हुआ है, सीताराम देने वाला व्यक्ति है, तो सीताराम को क्रेडिट करेंगे, हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट दिया टू सीताराम। दूसरी चीज, इसी चीज को मैं कह दूं कि सीताराम से प्राप्त 2,000 रुपए के चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। सीताराम से प्राप्त 2,000 रुपए के चेक को उसी दिन कहाँ पहुंचा दिया हमने, बैंक में जमा करा दिया। अब वो चेक कैश नहीं रहा, क्योंकि उस चेक को पाने वाली संस्था कौन है, बैंक, और बैंक के पाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, आप कहेंगे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया, चेक किससे मिल रहा है आपको, चेक देने वाला कौन है, आप कहेंगे सीताराम, देने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री बन गई हमारी बैंक अकाउंट दिया टू सीताराम। तो बैंक अकाउंट दिया टू सीताराम आपके एंट्री बनेगी। तो इस तरह आपके दोनों मान, केवल चेक प्राप्त होना तो कैश मानना है,
और प्राप्त चेक को सीधे कहाँ पहुंचा दिया जाए, बैंक में पहुंचा दिया जाए। तो कैश के स्थान पर किस खाते को आप डेबिट करेंगे, बैंक खाते को डेबिट करेंगे। तो ये तो बैंक के लेन देन आज अपन ने पढ़े हैं। आज का ये व्याख्यान मेरा पूरा यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।